कि इंडिया में ऑलमोस्ट अबाउट 24 to 25% नी रिप्लेसमेंट्स रोबोटिकली असिस्टेड होते हैं। बहुत लोगों का ये मानना है या समझना है कि ये सर्जरी रोबोट करता है। ये रोबोट नहीं करता है, ये रोबोट असिस्टेड करता सर्जन है जो, लेकिन जो रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज हैं ये मोर और लेस एक तरह से एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है नी रिप्लेसमेंट के करने का। आज हम हैं इंडिया के रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन पद्मश्री डॉक्टर अशोक राजगोपाल, ग्रुप चेयरमैन मेदांता, द मेडिसिटी गुड़गांव, इंडिया, जो देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर BC रॉय अवार्ड से भी सम्मानित हैं। सो डॉक्टर, आई वांट टू आस्क यू कि रोबोटिक असिस्टेड नी सर्जरी की सफलता दर क्या है और क्या कॉम्प्लिकेशंस जो आ रही हैं उसकी दर कम है या ज्यादा है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज के समय में ये शब्द रोबोटिक असिस्टेड टोटल नी रिप्लेसमेंट ने एक तरह से तहलका मचाया हुआ है, क्योंकि ये सोशल मीडिया में है, ये प्रोफेशनल सर्कल्स में है, मरीज़ों का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। मैं एक दो बातें आपको इस रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताना चाहता हूँ। रोबोटिक सर्जरी तकरीबन 10 से 12 साल से नी रिप्लेसमेंट में इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, और आज की तारीख में अगर आप इसको ग्लोबली देखें तो इसका जो मैक्सिमम एडॉप्शन हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 44% जो नी रिप्लेसमेंट्स होते हैं वो रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट्स होते हैं। यूएस में ये करीब 18% है। और आपको जान के खुशी होगी या हैरत होगी कि इंडिया में ऑलमोस्ट अबाउट 24 to 25% नी रिप्लेसमेंट्स रोबोटिकली असिस्टेड होते हैं। कुछ बातें रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के बारे में। बहुत लोगों का ये मानना है या समझना है कि ये सर्जरी रोबोट करता है। ये रोबोट नहीं करता है, ये रोबोट असिस्टेड, जैसे आपने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया सवाल में, करता सर्जन है जो इस रोबोट को कंट्रोल करता है। आज के ज़माने में कुछ एक्टिव रोबोट्स भी हैं जो कि एंटायर सर्जरी रोबोट खुद करता है। इसमें अभी थोड़ी सी एप्रीहेंशंस हैं क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो चुके हैं, तो ये इतना पॉपुलर अभी नहीं है। लेकिन जो रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज हैं ये मोर और लेस एक तरह से एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है नी रिप्लेसमेंट के करने का। अभी तक जैसे हम बात कर रहे हैं पिछले 10, 12, 15 सालों में जो रोबोटिक सर्जरी हुई है, इससे दो चीज़ें हुई हैं। एक तो जो एक्यूरेसी आपको मिलती है नी रिप्लेसमेंट के करने में, वो जो आप प्लान करते हो तकरीबन वही आप एग्जीक्यूट भी कर पाते हो। जब हम लोग मैनुअल सर्जरी करते हैं तो एक आध डिग्री का वेरिएशन हो जाता है। अब मुद्दा ये आता है कि क्या वो 1 डिग्री का वेरिएशन आपके रिजल्ट्स को इम्पैक्ट या इफेक्ट करता है। अभी तक की जो प्रक्रिया है, जो एविडेंस है, अगर हम उसको पढ़ें, देखें या हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखें तो रिजल्ट्स जो रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज के और मैनुअल सर्जरीज हैं ये तकरीबन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। लेकिन हाँ, ये एक एवोल्यूशन है नी रिप्लेसमेंट में, और मैं समझता हूँ जैसे जैसे टाइम और गुजरता जाएगा इसमें बहुत ज़्यादा और रिफाइनमेंट आने वाली है। तो रोबोटिक सर्जरी इज़ हियर टू स्टे। जैसे हम आज बात कर रहे हैं, रिजल्ट्स ऑफ रोबोटिक सर्जरी आर नॉट बेटर देन कन्वेंशनल सर्जरी। आपने कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पूछा है, तो रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के एक अलग ही अपने किस्म के कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैनुअल में नहीं होते हैं। इसकी वजह ये होता है, जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो उसमें हमें पिन्स लगानी पड़ती हैं जिसको हम लोग ट्रैकर पिन्स बोलते हैं। तो इसमें इन्फेक्शन या फ्रैक्चर्स के भी इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन ये इसकी जो मात्रा है, इसके जो इंसिडेंट्स है, ये बहुत लो है।
सो बाय एंड लार्ज इट इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी। इसमें एक लर्निंग कर्व होती है। जब आप शुरू करते हैं तो आपको 12, 15, 20 रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज किसी के गाइडेंस या सुपरविजन के साथ करना चाहिए, ताकि आप उस सिस्टम के साथ फेमिलियर हो जाए। डॉक्टर, क्या कुछ स्थितियों में नी रिप्लेसमेंट को टाला जा सकता है? जैसे कुछ ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट का मानना है कि एचटीओस के केसेस में नी रिप्लेसमेंट को टाला जा सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो केसेस एचटीओ के लिए इंडिकेटेड होते हैं, उसका जो पैरेलल कंपैरिजन है वो एक्चुअली नी रिप्लेसमेंट नहीं है। इसका जो कंपैरिजन डायरेक्टली जो होता है वो उसको हम लोग पार्शियल रिप्लेसमेंट या यूनी कंपार्टमेंट रिप्लेसमेंट से करते हैं। एचटीओ एक बहुत अच्छी सर्जरी है। ये नॉर्मली हम जो यंग पेशेंट्स होते हैं, जो 35, 40, 45 के एज ग्रुप में होते हैं, हम लोग नॉर्मली उन पेशेंट्स में एचटीओ करते हैं। एचटीओ बहुत बढ़िया सर्जरी है अगर इसको ठीक किया जाए। इसके जो रिजल्ट्स हैं ठीक करने पे नी रिप्लेसमेंट के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट एज गुड होते हैं। प्रॉब्लम यह होती है कि एचटीओ एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है और हर आदमी इसको एक आइडियल तरीके से नहीं कर पाता है। तो कहने का जो निचोड़ है, जो समरी है, वो ये है कि अगर आप एचटीओ ठीक तरीके से ना करें तो उसका कन्वर्जन जो होता है वो टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाता है और वो सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हो जाती है। तो जो भी सर्जन या जो भी मरीज एचटीओ के लिए फिट होता है वो पार्शियल रिप्लेसमेंट के लिए भी फिट होता है। तो हम लोग नी सर्जन से हमारे पास ये डिबेट हमेशा रहता है कि एचटीओ बेटर है या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बेटर है। मेरे हिसाब से उसका जवाब है दोनों बहुत अच्छी सर्जरीज हैं अगर आपने इसको ठीक तरीके से किया। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जो इसका एक तरह से कॉम्पिटिटर है, ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है और अगर ये सर्जरी आप ठीक से नहीं करो या एचटीओ आप ठीक से नहीं करो तो इसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत हाई होते हैं। आपने मेरे से अभी सवाल पूछा था रोबोटिक्स का, और मैं समझता हूँ कि रोबोटिक्स का घुटने के दायरे के अंदर जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या यूनी कंपार्टमेंट रिप्लेसमेंट है, ये कम्प्लीटली अनचैलेंज्ड है। टोटल नी रिप्लेसमेंट में आप कह सकते हो कि करो या ना करो, रिजल्ट्स आपके सिमिलर हैं। लेकिन पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में मैं ये एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि इस एरिया में रोबोटिक इंटरवेंशन का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आगे जाके हम एक वन इंडिकेशन नी सर्जरी में मानते हैं आज की नॉलेज बेस के बेसिस पे, तो वो नॉलेज बेस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं द वन एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट इज पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, क्या दवाओं और फिजियोथेरेपी से नी अर्थराइटिस या फिर कह ना सकें तो घुटने का जो अर्थराइटिस होता है उसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, इस सवाल का जवाब यह है कि हम ठीक की परिभाषा डिफाइन करें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने का 80% जो मरीज होते हैं ये नॉन ऑपरेटिव तरीके से कंट्रोल किया जा सकते हैं। ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन एक स्टेज आती है जब आपकी आर्थराइटिस प्रोग्रेस कर रही है, आपकी टांगें टेढ़ी हो रही हैं, आपको दर्द दवाइयों से के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, चलने उठने बैठने में आपको बहुत पीड़ा हो रही होती है, तो इन केसेस में सर्जरी का रोल आ जाता है। तो अगर हम इसको स्टैटिस्टिकली बात करें तो ऑलमोस्ट 60, 70, 80% मरीज कंट्रोल किए जा सकते हैं फिजियोथेरेपी से, मेडिसिन से। इस पॉइंट पे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं। और इस विषय में मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इंजेक्शंस का रोल ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके पास
हाइलोरॉनिक एसिड है, अलग किस्म के पीआरपी है, स्टेम सेल्स है, कई किस्म के इंजेक्शंस हैं, स्टीरॉइड्स है। मैं आपको ये एक आग्रह करना चाहता हूँ कि इंडिकेशंस इंजेक्शन का घुटने के आर्थराइटिस के विषय में, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस के विषय में बहुत कम है। इसमें कोई एविडेंस नहीं है इंजेक्शन के करने से, बल्कि काफ़ी बार हम लोग जब ऑपरेट करने जाते हैं तो देखते हैं कि इसकी जो डैमेज होता है ये बहुत हाई मात्रा में होता है, बहुत कैटास्ट्रॉफिक डैमेज होता है। बहुत लोग इंजेक्शंस इसलिए भी लेते हैं कि वो समझते हैं कि उनका ऑपरेशन होने के चांसेस कम हो रहे हैं। ये बात गलत है। जिस पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत है उस मरीज़ को इंजेक्शन से कोई रोल या कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंजेक्शंस आप बहुत अर्ली स्टेज पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब आर्थराइटिस एस्टैब्लिश हो जाती है उस पेशेंट में जिसको मोटे तौर पे सर्जरी की ज़रूरत है, उस पेशेंट में इंजेक्शंस ना लगाएं तो बेहतर होता है, क्योंकि इंजेक्टेड जो जॉइंट होता है उसमें नी रिप्लेसमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उस मरीज के नी रिप्लेसमेंट में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस करीब करीब 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खास करके इन्फेक्शन। डॉक्टर, क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में तो है या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस में भी नी सर्जरी उतनी ही कारगर है? मैं ये कहूँगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी ज़्यादा कारगर है। अ, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था करीब करीब 40 साल पहले, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मेडिकल मैनेजमेंट इतना इवॉल्व नहीं था, और उस टाइम पे जो भी हम लोग नीज रिप्लेसमेंट करते थे, अगर हम 10 करते थे तो उसमें से 8 रूमेटॉइड के मरीज होते थे, 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस के। आज खुशी की बात यह है कि ये जो परसेंटेज है ये उल्टी हो गई है, और उसकी वजह यह है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हमारे कलीग्स हैं रोमेटोलॉजिस्ट, ड्रग्स बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, इसमें डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं, बायोलॉजिक्स हैं, और अगर इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये रूमेटॉइड या गठिया के मरीज़ लेते हैं तो उनकी आर्थराइटिस काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। तो सब लोगों की प्रैक्टिस में, खासकर हम लोग इंडिया में, जो रूमेटॉइड का परसेंटेज जो 2000 या 2010 के आसपास था, जो कि ऑलमोस्ट 60-65%, आज वो करीब 20-25-30% पे आ गया है। लेकिन जो मरीज़ इससे पीड़ित होते हैं वो इतने सीवियरली पीड़ित होते हैं, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिर्फ घुटने को नहीं, उनके कूल्हे को, उनके रीढ़ की हड्डी को, उनके पैर के उंगली, तलवे, पंजे, इनके जोड़ों को भी बहुत सीवियरली अफेक्ट करता है। और ये मरीज़ काफ़ी बार इस तरह से भी आते हैं कि इनके घुटने में तकरीबन मूवमेंट होती ही नहीं है। तो इन मरीज़ों में जो वेरी सीवियरली अफेक्टेड होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और जब हम इनको रिप्लेस करते हैं तो इनको जो रिलीफ मिलता है, ये एक तरह से इनके कायाकल्प हो जाता है। ये मरीज जो 2, 2.5, 3, 4 साल से बिस्तर पे या व्हीलचेयर पे रहता है, ये अपने बलबूते पे, टांगों पे चलने लग जाता है। इनमें एक बात और भी है कि इनको सर्जरी के बाद काफ़ी टाइम तक, 4-6 महीने तक एक्सरसाइज, रिहैब, फिजियोथेरेपी करते रहने की ज़रूरत पड़ती है। इनकी मेडिसिन चलनी शुरू हो जाती हैं। और मैं ये कहूँगा, अगर आप दोनों को कंपेयर करें, रूमेटॉइड के मरीज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों से ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो इतने पीड़ित होते हैं दवाइयों की, ये अपने पेन की वजह से, कि सर्जरी के बाद उनका पेन चला जाता है और ये आपको बहुत ही अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, और उनकी जो चलने की क्षमता है ये बहुत ज़्यादा। डॉक्टर, जैसे कई लोग अल्कोहल लेते हैं और कई लोग एडिक्टेड भी होते हैं, लगभग रोज ही लेते हैं, तो उनको एक डर होता है दिल में कि कहीं हमारे जोड़ कमजोर तो नहीं हो रहे हैं। तो क्या ऐसा होता है कुछ? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। अल्कोहल मॉडरेशन में जोड़ों को इफ़ेक्ट नहीं करता है, लेकिन जब अगर आप एक्सेस में आप अल्कोहल लेते हैं तो घुटने पे असर नहीं होता है, लेकिन कूल्हे पे होता है। और कूल्हे का जो डिजीज़ होता है, इसको हम लोग एवास्कुलर नेक्रोसिस या एवीएन बोलते हैं।
अल्कोहल एवीएन की एक स्ट्रॉन्ग वजह है। एक तो स्टीरॉइड्स जो होते हैं, और हमने ये देखा है कि ये कोविड के बाद, क्योंकि कोविड से तकरीबन 60-70% पॉपुलेशन हमारी पीड़ित रही है, और मेन स्टे उस टाइम पे स्टीरॉइड्स होते थे, तो उसके लेने की वजह से एवियन का जो इंसिडेंस है, जो परसेंटेज है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो आपके सवाल का जवाब यह है, अल्कोहल, स्टीरॉइड्स, ये दो मेजर वजह हैं हिप्स के एवियन का इफेक्ट होने के लिए। घुटने में अल्कोहल का कोई ऐसा असर। डॉक्टर साहब, हम लोग सुनते आए हैं कि जॉइंट्स के लिए आपको धूप में बैठना चाहिए और विटामिन डी लेना चाहिए। ये कितना कारगर है, और अगर धूप में बैठना चाहिए तो कितनी देर तक बैठना चाहिए? देखिए, विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको अच्छी मात्रा में आपके शरीर में होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हम लोग लॉन्ग स्लीव्स शर्ट्स या स्कर्ट्स या ब्लाउजेस पहनते हैं, इंडोर्स रहते हैं, तो हमारे जो नेचुरल एक्सपोजर होता था सनलाइट के लिए, ये बहुत हद तक कम हो गया है। और विटामिन डी का सबसे बढ़िया सोर्स सनलाइट है, जो आजकल अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसके लिए उसको एक्सपोजर हमारा बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। विटामिन डी आर्थराइटिस या जोड़ों को इफेक्ट नहीं करता है। विटामिन डी बेसिकली आपके हड्डियों को एक तरह से कमज़ोर करता है। तो आजकल अगर आप ये विटामिन डी लेवल्स अपने ब्लड टेस्ट में कराएंगे, तो मैं समझता हूँ करीब 70 to 75% लोगों का जो वैल्यू है विटामिन डी का, ये या तो लो नॉर्मल या नॉर्मल से काफ़ी नीचे आएगा। तो ये आपके बोन हेल्थ के लिए, और बोन हेल्थ के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो आपका विटामिन डी लेवल्स होने चाहिए ठीक, और आपको कैल्शियम आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसमें मैं एक बात फिर बताना चाहता हूँ कि मेरे पास तकरीबन हर मरीज़ आके ये ज़रूर पूछता है कि डॉक्टर साहब, आपने कैल्शियम की सलाह मुझे दी, मुझे लेना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं पर खास करके कैल्शियम लेती हैं। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कैल्शियम एक सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट है जिसका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब है आपने मुंह से लिया, वो आपके शरीर में, आपके हड्डियों तक पहुँचे, इस ये बहुत ही एक मुश्किल पाथवे है, क्योंकि कैल्शियम हर चीज़ के साथ एक तरह से प्रेसिपिटेट बना देता है। अगर आप चपाती लेते हो तो उसमें कैल्शियम स्टीरेट होता है, आप हरी भाजियाँ लेते हो, साग लेते हो, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाता है, आप दूध के साथ लेते हो तो वो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे प्रेसिपिटेट्स तो आप मुंह से लेते हो, ये आपके स्टूल के जरिए निकल जाता है। लेकिन अगर आप कैल्शियम विटामिन डी के साथ लें, और आपका डाइट होलसम और रिच हो, जैसे आप मिल्क लेते हैं या कर्ड्स लेते हैं, पनीर लेते हैं, चीज़ लेते हैं, सोया लेते हैं, इन चीज़ों से आपके कैल्शियम की मात्रा अच्छी रहेगी। विटामिन डी आपको प्रकृति ने धूप के ज़रिए बहुत मात्रा में दिया है, खासकर हमारे देश में, जब गर्म देश है। और अगर किसी वजह से आप आउटडोर ज़्यादा नहीं रहते हो, मैं सलाह देता हूँ कि 6 महीने में एक बार अपना विटामिन डी लेवल्स ब्लड टेस्ट करा लें। और अगर ये लो है या बहुत लो है, तो इसका बहुत आसान ट्रीटमेंट है। इसको हम लोग कैल्सिरॉल सैशे बोलते हैं। ये एक पुड़िया होती है जो विटामिन डी की होती है, हफ्ते में एक बार आपको लेना होता है, 60,000 यूनिट्स। और अगर आप ये 2 से 3 महीने ले लीजिए, तो आपका ये विटामिन डी लेवल्स ऑप्टिमम लेवल पे आ जाता है। डॉक्टर साहब, टोटल नी रिप्लेसमेंट और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, और किन केसेस में ये करना होता है? देखिए, जैसे आपने सवाल पूछा, हम लोग नी सर्जन्स जो हैं, हम लोग एक नी जॉइंट को एक जोड़ नहीं मानते, हम इसको 3 जोड़ मानते हैं। एक अंदर की तरफ का जो जोड़ है, एक बाहर की तरफ का जोड़, और जो सामने का जोड़, जो आपके नी कैप, आप इसको, हम लोग इसको पेटेला बोलते हैं, इसको चपनी, पाली, कई नामों से जाना जाता है। ये 3 जोड़ अलग अलग हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट हम लोग तब एडवाइस करते हैं जब ये तीनों जोड़ इफेक्ट हो जाते हैं,
और इसको हम लोग पैन कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस बोलते हैं, ताकि समझने के लिए ये पूरे का पूरा जोड़ एक तरह से आर्थराइटिस से पीड़ित हो गया है। उस केस में हम टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं और ये तीनों जोड़ों को बदला जाता है। इसको भी मैं एक बात क्वालिफाई करना चाहूँगा कि ये जो नी कैप का जोड़ है, जो हम लोग पेटेला बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 40% लोग इसको रिप्लेस करते हैं, 60% लोग इसको नहीं रिप्लेस करते हैं। तो ये एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। रिजल्ट्स दोनों में तकरीबन बराबर के होते हैं। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही अच्छा जरिया है उन मरीजों के लिए जो अपने डिजीज प्रोसेस में आपके पास सलाह के लिए बहुत अर्ली आते हैं, और हम जब एक्सरे करते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ एक जॉइंट, चाहे वो अंदर की तरफ का हो या बाहर की तरफ का हो या नी कैप की तरफ का हो, ये सिर्फ ये जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। तो इन मरीजों में हम सिर्फ उतना पार्ट रिप्लेस करते हैं जो आर्थराइटिस से पीड़ित है। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया है कि काफ़ी बार हम लोग दो जॉइंट्स को रिप्लेस करते हैं। जैसे हमने नी कैप वाला जॉइंट कर दिया और अंदर की तरफ का जॉइंट कर दिया। कुछ सर्जन्स अंदर वाला जॉइंट, जिसको हम लोग मीडियल कंपार्टमेंट एंड लैटरल कंपार्टमेंट, बाहर वाला जॉइंट, तो ये है पार्शियल रिप्लेसमेंट। और ये एक तरह से ब्रिज है पार्शियल रिप्लेसमेंट और टोटल नी रिप्लेसमेंट के बीच का। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि जब हम पार्शियल रिप्लेसमेंट करते हैं, इसकी रिकवरी फास्टर होती है, इसमें पेन कुछ हद तक कम होता है, रिकवरी टाइम तकरीबन उतना ही होता है, लेकिन जो मूवमेंट्स आपको मिलती हैं सर्जरी के बाद, ये ऑलमोस्ट नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं। तो कुछ मरीज हमारे पार्शियल रिप्लेसमेंट के बाद गेम्स, स्पोर्ट्स, रनिंग, जिम, ट्रैकिंग, टेनिस, गोल्फ, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट जो वाले मरीज होते हैं, ये स्लो जॉगिंग कर सकते हैं, गोल्फ खेलते हैं, लेकिन ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं कर पाते हैं। तो टिपिकली हम लोग जो यंगर पेशेंट्स होते हैं, उनमें हम प्रेफर करते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट का, जिनका कि एक हिस्सा अफेक्टेड है। और जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं, जिनमें तीनों कंपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इनको हम नॉर्मली टोटल नी रिप्लेसमेंट से एडवाइज करके इनका ट्रीटमेंट करते हैं। सर, नी रिप्लेसमेंट में जो इम्प्लांट्स की क्वालिटी है, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे आप? जी, ये बहुत सेंसिटिव भी सवाल है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी सवाल है। तो मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली आपको पीछे ले जाता हूँ। नी रिप्लेसमेंट सबसे पहली बार जो हुआ था वो रिसेंटली नहीं हुआ था, वो 1864 में हुआ था। और जो पहला इम्प्लांट डाला गया था वो आइवरी से बना था, और वो कोई 4-6 महीने मरीज के घुटने में रहा, फिर वो फेल हो गया। और तब से अब अभी तक हमने बहुत डिस्टेंस और सफ़र तय कर लिया है। जो पुराने इम्प्लांट्स थे जो 80s में शुरू किए गए थे, ये इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये जॉइंट्स बहुत कामयाब या कारगर नहीं थे और ये बहुत जल्दी फेल हो गए थे। मोर और लेस आप ये समझ के चलिए कि 1982-83 से जो मॉडर्न डे नी रिप्लेसमेंट्स है, वो एक तरह से एस्टैब्लिश हुआ है। और मुझे कहते हुए बड़ा फ़ख्र होता है कि इसमें अब सबसे बड़ा योगदान हमारे मूल के डॉक्टर चित्तरंजन रनावत जी थे। वो इंदौर के थे, न्यूयॉर्क में जाके बसे, और ये एक तरह से नी रिप्लेसमेंट के फादर फिगर माने जाते हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि हम उनके साथ बहुत सालों तक जुड़े रहे। तो इन्होंने और एक और इनके कलीग थे डॉक्टर जॉन इंसाल, ये दो लोगों ने नी रिप्लेसमेंट को एक तरह से एक मूल दिया, एक इनकी वैल्यू दी, और नी रिप्लेसमेंट्स वहाँ से इवॉल्व होते गए हैं। आज के ज़माने तक एवोल्यूशन कंटिन्यू हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे इसका नी इम्प्लांट्स का एवोल्यूशन हुआ, इस फिलॉसफी किस तरीके से की जाती है, उसका भी एवोल्यूशन काफ़ी हद तक हुआ है। और जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जा रहे हैं,
उतना ही हम लोग इसमें और अपने आप को कंफ्यूज किए जा रहे हैं। दो इसमें मूल इश्यूज हैं। जितने मॉडर्न इम्प्लांट्स हैं हर कंपनी ने, और अगर आप इसको नी रिप्लेसमेंट के स्तर को देखें तो 5 या 6 बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एग्जिस्टिंग इम्प्लांट्स को रिवाइज करके एक मॉडर्न इम्प्लांट के दायरे में ले आए हैं। तो रिजल्ट्स जो निकले हैं, जो हमारे पास रजिस्ट्रीज होती हैं, ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इम्प्लांट्स होता है जो कि ये रिपोर्ट किए जाते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्री है, यूके में रजिस्ट्री है, अमेरिका में है, हमारे इंडिया में भी इंडियन सोसाइटी ऑफ हिप एंड नी सर्जन्स, हमारी अपनी भी रजिस्ट्री है। जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं कि ये मॉडर्न इम्प्लांट्स जो हैं ये इनके जो इससे पहले वाले वर्जन से ज़्यादा बेटर नहीं है। वो रिजल्ट्स और ये रिजल्ट्स तकरीबन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। दूसरी बात जो मैं समझाना चाहता हूँ कि जितना हम लोग इसको सोफिस्टिकेटेड तरीके से समझने या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी मैं समझता हूँ, मेरे को नी रिप्लेसमेंट करते हुए तकरीबन 40 साल हो गए हैं। हमने जो फिलॉसफी से स्टार्ट किया था 40 साल पहले, उसमें और आज में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। मेरे कुछ पेशेंट जिनको मैंने 89 और 90 में किया था, ऑलमोस्ट 36 ईयर्स हो गए। उस टाइम ना आपके पास बहुत अच्छे इम्प्लांट्स थे, टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल नहीं था। आज भी वो मरीज़ उन्हीं घुटनों पे बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। तो इसका निचोड़ या इसका जो मैसेज मैं ऑडियंस को देना चाहता हूँ, जो व्यूअर्स को देना चाहता हूँ, दो बातें हैं। अगर आप नी रिप्लेसमेंट को ठीक तरीके से समझ के करें तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। कहीं ना कहीं हमारे पास ये गलत फहमी हो गई है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे रिज़ल्ट्स बेटर हो रहे हैं। हमारे एक कलीग हमने एक अभी बहुत रिसेंटली एक एडिटोरियल लिखा है, उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन हम लोग ने लिखी है, देयर इज़ नो वन वे ऑफ डूइंग नी रिप्लेसमेंट्स एंड देयर इज़ नो वन करेक्ट वे ऑफ डूइंग नी रिप्लेसमेंट्स। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस सर्जरी को कई अलग अलग तरीके से समझ के कर सकते हो, लेकिन अगर आपने जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको आपने फॉलो किया है, उसको आपने अडेप्ट किया है, और आपका मरीज़ जो है उसके जो रिज़ल्ट्स हैं ये 30 से 35 साल कहीं नहीं जाएंगे। आखिरी चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ कि आज की सोच ये है, शायद हम इसको 5 साल बाद फूंक बजा के बोल पाएंगे कि इफ़ अ नी सर्वाइव्स फॉर 20 years इट विल सर्वाइव फॉर लाइफ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका घुटना ऑपरेशन के बाद 20 से 25 साल चल जाएगा तो वो शायद आपकी पूरी उम्र तक कारगर रहेगा और चलता रहेगा। डॉक्टर, हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है बुजुर्गों को कि आप आराम कीजिए, ज़्यादा चलिए फिरिए मत। तो आपकी राय में क्या करना चाहिए बुजुर्गों को? क्या व्यायाम करना चाहिए और क्या योगा रेकमेंड किया जाता है? तो क्या योगा से जॉइंट हेल्थ अच्छी रह सकती है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपका जो पहला हिस्सा था सवाल का कि आराम करिए, आराम मत करिए, चलिए। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हम लोग हड्डी को एक बड़ा मजबूत, नॉट फ्लेक्सिबल टिश्यू से मानते हैं। हड्डी एक्चुअली बेंड करती है, इलास्टिक है, प्लास्टिक है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल यह है कि जब आप सोने जाते हैं और जब आप सुबह सो के उठते हैं आपकी हाइट अलग होती है। ये जान के लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा। एक्सरसाइज आपके शरीर का पेट्रोल है और ये आपको चार्ज करता है, चाहे आपकी उम्र 80 हो, 90 हो, 100। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके फौजा सिंह जी थे जिन्होंने मैराथन स्टार्ट किया 60-65 की उम्र में। अनफॉर्चुनेटली उनके एक्सीडेंट से डेथ हो गई। एज का फिटनेस से कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जैसे जैसे आप ओल्ड हो रहे हैं आपको कुछ हद तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो वॉक्स हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो।
और आपने योग की बात की, इंडिया में इंडिया से योग शुरू हुआ, अब बहुत लोग उसको क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ से शुरू हुआ। योगा से बेटर ऑप्शन आपके शरीर को फिट रखने का है नहीं। तो एक्सरसाइज, जो भी आपको एक्सरसाइज का मायने हो, सिर्फ वॉकिंग अच्छा है, ट्रेडमिल अच्छा है, साइकिलिंग अच्छा है, स्विमिंग अच्छा है। घर पे मत बैठिए, कुछ ना कुछ करिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा देश मोटापे में आज ग्लोबल रैंकिंग में 6ठा नंबर पे है, और ये एक बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक नहीं है। हम लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं आज, हम देख रहे हैं कि हमारा जो बीएमआई है, जब मैंने शुरू किया था 25-30 साल पहले, बीएमआई 22-24 था। आज हम लोग 35-36 पे पहुंच गए। तो ग्लोबल रैंकिंग्स में अगर आप देखें तो हमारी इसमें जो ग्रोथ हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, हम ग्लोबली 6th मोस्ट ओबीज कंट्री इन द वर्ल्ड। मोटापे के साथ डायबिटीज़ है। इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल है वर्ल्ड की। प्रॉबेबली द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स हमारे देश में पाए जाते हैं। तो ये जो बुज़ुर्ग लोग हैं, इनका हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ, एंडोक्राइन हेल्थ, डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, अगर वो इसको अडेप्ट करें अपने स्तर के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ उनकी सेहत अच्छी रहेगी, उनका हार्ट अच्छा रहेगा। डायबिटीज़ अगर ना है तो नहीं होगी, और है तो कंट्रोल में होगी, और उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। डॉक्टर, आपने कोई फेमस स्पोर्ट्स पर्सन को क्योर किया है कभी? कोई अपना अनुभव बताइए। वो लिस्ट बहुत लंबी है, और समय वो नहीं परमिट करेगा। मैं 2 या 3 जो मैंने किए हैं, 2-3 जिन के बारे में मैं जानता हूँ, उनके लिए मैं बात करना चाहूँगा। हमने जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो हमने एक्चुअली रेसलर्स से शुरू की थी। तो कई सारे रेसलर्स थे जो एशियन गेम्स में मेडल्स लेके आए, उनको हमने ऑपरेट किया। काफ़ी सारे हॉकी प्लेयर्स को हमने ऑपरेट किया। जो इंडियन ओलंपिक्स, सियोल ओलंपिक्स के एथलीट्स थे, मुकेश कुमार थे, और फिर हमारे जो गोलकीपर्स थे, उनको हमने ऑपरेट किया। लेकिन जो मेरे दिल के बहुत करीब 2 लोग हैं, एक पुलेला गोपी चंद, उनके नी में बहुत सीवियर इंजरीज हुई थी। तो एक्चुअली उनको हमें हमारे पास वो पूना में नेशनल्स खेल रहे थे, उनको एयरलिफ्ट करके हमारे पास लेके आए। 24 आवर्स के अंदर हमने उनको ऑपरेट किया, और बड़ी अच्छी एंडिंग रही, क्योंकि करीब 1.25 साल के अंदर ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप, द ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप ये जीत के आए। ये प्रकाश पादुकोण जी के बाद ये पहले एथलीट थे। उसके अलावा हमने कई और नेशनल लेवल एथलीट्स को भी ऑपरेट किया। बाईचंग भूटिया जो इंडिया के सॉकर कैप्टन थे, इनको भी हमने 2 बार मेनिस्कल टेयर के लिए ऑपरेट किया था। इसके अलावा कन्नम मल्लेश्वरी जो ओलंपिक वेट लिफ्टर थी, इनको मेडल मिला। कुंजा रानी, तो कई एथलीट्स तो बहुत सारे थे। और अगर मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूं तो रिसेंट टाइम्स में 2 लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत रिकग्निशन और प्लेजर दिया और जॉय दिया। एक तो हमारे नीरज चोपड़ा जी थे, जो ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग एथलीट रहे। हमारे कलीग बॉम्बे में, उन्होंने उनके एल्बो का ऑपरेशन किया, उसके बाद उनका इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। और दूसरे ऑफ कोर्स हमारे ऋषभ पंत जी, द पॉकेट डायनामो, जिनकी वजह से हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के आए। तो स्पोर्ट्स इंजरीज का ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ एक बड़ा अटूट कनेक्शन है। लेकिन इसमें मैं 2 बात और ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें 3 चीज़ें और ज़रूरी हैं। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एक स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन। अगर आपको एक एथलीट को, और जैसे आज हमारे गवर्नमेंट का, मोदी जी का एक पुश है टू मेक इंडिया स्पोर्ट्स फिट, और हम लोग प्रैक्टिकली हर लाइन में वर्ल्ड बीटर्स बनते जा रहे हैं।
तो उसमें 4 लोगों का योगदान है। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन जो स्पोर्ट्स इंजरीज को ट्रीट करता है, एक स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट रिहैब जो करता है, एक साइकोलॉजिस्ट जो, क्योंकि ये जितने एथलीट्स की हम बात कर रहे हैं, जब ये पीक परफॉर्मेंस से बिल्कुल ही नीचे आ जाते हैं तो इनका जो मनोबल होता है वो इतना लो हो जाता है कि आपको उनको एक तरह से एक बच्चे की तरह उनको आश्वासन देना पड़ता है कि वो इस लायक हैं, वो केपेबल हैं कि वो वापस उस लेवल पे आ सकते हैं, उससे भी बेटर हो सकते हैं। तो उसमें एक बहुत सारा एफर्ट की ज़रूरत होती है। और फाइनली जो न्यूट्रिशन की हम लोग बात करते हैं, ये एक इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका विराट कोहली है। वो जहाँ से शुरू किया और आज अगर आप देखो तो उससे शायद फिट स्पोर्ट्स पर्सन शायद वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। आज ही मैं उनके बारे में एक बात बहुत बहुत अच्छी बात पढ़ रहा था। उनके 2 ज़ीरोज़ आए तो लोगों ने उनके बारे में एज़ यूजुअल लिखना शुरू कर दिया कि इनका टाइम हो गया है। तो उन्होंने उसके रिस्पॉन्स में लिखा, यू ट्राई योर बेस्ट, यू डोंट ऑलवेज डिलीवर ईच टाइम, बट व्हेन यू डिलीवर विथ 100% एफर्ट। एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। और मैं समझता हूँ अगर ये सारी चीज़ें आप एक साथ हाथ बांट के आप एक इसको एक सर्कल बना लो तो हमारे एथलीट्स किसी से कम नहीं है। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगले जो ओलंपिक्स होंगे इसमें हमारे मेडल टैली बहुत अच्छी होने वाली। क्या बात है सर। इसी को लेकर के मेरा एक दूसरा सवाल आता है आपसे। अब हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी भी बीच में आ गया। अब जैसे एथलीट्स परफॉर्म करते हैं तो कुछ टाइम बाद उनको डिप्रिवेशन होता है, कुछ टाइम वो सोचते हैं कि हम उतने बेस्ट परफॉर्म हमने नहीं किया, तो कहीं ना कहीं स्लाइटली डिप्रेशन की ओर को जाते हैं। ऐसे ही डिप्रेशन में जाते हैं हमारे नीट एस्पिरेंट्स, और ये वैसे भी इतना टफ एग्जाम है। तो कहीं आपको डॉक्टर, यू आर सच अ सीनियर डॉक्टर, आपको आपकी राय क्या है कि क्या हमको नीट की स्क्रीनिंग में कुछ पर्सनालिटी बेस्ड भी इसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए जिससे कि ये सुसाइडल केसेस कम हो? देखिए, आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल क्वेश्चन। मेरा तो दिल पसीजता है जब मैं पढ़ता हूँ कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इसकी एक एक बड़ी अजीबोगरीब वजह है। आप ये सुसाइड वेस्ट में क्यों नहीं देखते हो? ये प्रेशर हम इन बच्चों के ऊपर कौन डाल रहा है? और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया और आपके पेरेंट्स। अभी मैं कल परसों ही पढ़ रहा था कि एक बच्चा जो कि एग्जाम में बोर्ड्स में उसको 58% आए, उसके लैपटॉप को ये वीडियो वायरल गया है। उस वीडियो को उसके फादर ने उठा के जमीन पे फेंक के उसको चकनाचूर कर दिया। उसका बिस्तर उसके कमरे से निकाल के उसकी गद्दी उतार के उसको बोला कि आप जमीन पे सो। आप उस बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हो? आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एग्जाम दे रहे हो, कोई लड़का फर्स्ट आएगा, कोई लड़का लास्ट भी आएगा। और अगर आप लाइफ की साइकिल देखो, जितने कामयाब लोग हैं आपके स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। आप इनमें से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने कॉलेज या स्कूल कंप्लीट भी नहीं किया लेकिन वो जीनियसेस बन गए। तो इसका क्या मतलब, अगर उनके माँ बाप उनको गालियाँ देते या उनके साथ उनका लैपटॉप तोड़ते और वो उनको सुसाइड करने पे मजबूर करते, तो क्या हमारी सोसाइटी उस लेवल ऑफ एवोल्यूशन पे आती? क्या हमें इनकरेज करना चाहिए? कहीं मैं पढ़ रहा था, द हार्डेस्ट एग्जाम एंड हार्डेस्ट प्लेस टू गेट इनटू इन द वर्ल्ड इज नॉट स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड, इट इज़ IIT दिल्ली, इट इज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। क्योंकि वो 18, 20, 40 जो भी सीट्स हैं उसके लिए करीब 15 लाख बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। जायज़ बात है, अगर आपके पास 100 सीट है, आप 18 लाख बच्चे हैं, तो जो भी उसका मैथ्स बनता है, कुछ बच्चे अंदर जाएंगे, 95% बाहर जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केपेबल नहीं है। उनको अपनी कोशिश और अपना जो लक्ष्य है कहीं और आजमाना चाहिए। और मैं समझता हूँ हर बच्चे में पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। और ये जब पेरेंटल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, और मैं
बहुत स्ट्रांगली एक बात मानता हूँ, सोशल मीडिया इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हर आदमी हर दूसरे आदमी से कंपेयर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इसके लिए पेरेंट्स को, बच्चों को एक बार सोचना चाहिए कि क्या इसके इसके विरोध या इसको डील करने के लिए आपको अपने आप को किसी और तरीके से इक्विप करना चाहिए या नहीं। डॉक्टर, जैसे पेरेंट्स की बात आपने करी, पेरेंट्स का तो प्रेशर रहता ही है, बट जो बच्चे हैं, चलो उसके उनके प्रेशर में बच्चे कर भी रहे हैं, बट जब बच्चे वो एमबीबीएस कर रहे हैं, तो उस टाइम की जो उनकी पढ़ाई का प्रेशर है, वो प्रेशर आपको लगता है कि हमको कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट्स में उनकी भी मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ सपोर्टिव प्रोग्राम्स ऐसे रखने चाहिए, जिससे कि वो प्रेशर से कोप अप करें? देखिए, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो उसकी दो वजह हैं, और ये मैं किसी और मीनिंग से नहीं बोल रहा हूँ। बहुत बच्चे इसलिए कोर्स में जाते हैं क्योंकि उनको उस कोर्स में फोर्स किया जाता है, और इसकी कई वजह होती हैं। कैपिटेशन फीस है, पेरेंटल प्रेशर है। अगर आप उस लाइन को एंजॉय करते हो तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको नहीं एंजॉय कर रहे हो और आपको प्रेशर है कि आप किसी के लिए आंसरेबल हो जब आप उस लाइन में नहीं करियर परस्यू करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस और आउटपुट्स आपको बैलेंस करना होता है। हमारे टाइम में भी प्रेशर्स बहुत थे, शायद इस लेवल के नहीं थे, लेकिन हमारे टाइम में कोई सुसाइड्स नहीं करता था। ये सुसाइड जो हुआ ये 20, 25, 30 साल जब से आपके ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स सब आए हैं उसके बाद से ये हुआ है। और उसमें बात बड़ी सीधी है कि आपके पास 100 बच्चे हैं या 500 बच्चे हैं, उसमें से आपने 50 को एलीट ग्रुप में ले लिया है। अब बाकी के बच्चे कोशिश कर रहे हैं उसमें आने की, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। हर आदमी स्टीव जॉब्स तो नहीं बनेगा, लेकिन और अगर हर आदमी स्टीव जॉब्स बन भी गया तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को मैच करना चाहिए, और इसमें मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का योगदान बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके पीयर्स, उनके फ्रेंड्स का जो प्रेशर है, जैसे मैंने पहले कहा, अनफॉर्चुनेटली आज हम लोग एक कोई स्टेटमेंट देता है, 50 लोग उस पर एक ट्रोल कर देते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स लिख देते हैं। बच्चे सेंसिटिव हैं, वल्नरेबल हैं, अनसर्टन हैं। वो कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं जहाँ पे उनको वो सपोर्ट या सहानुभूति जो उनको ज़रूरत है वो नहीं मिल रही है। उनके पास एक ऑप्शन है, उन्होंने कहीं पढ़ा हुआ है, तो वो जाके एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, एक यंग लाइफ गेटिंग स्नफ्ड आउट। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें अपने आप को बैलेंस, और आपका जो ये पॉइंट है, मैं हाउ डू वी बैलेंस, देयर मस्ट बी काउंसलर्स, आई बिलीव, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, और कोई ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए हर मेडिकल कॉलेज में भी। अगर बच्चा अपने आप को स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, हम लोग मेंटल हेल्थ को रिकग्नाइज नहीं करते हैं। यहाँ अगर आप कहते हैं कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो आम एक वो स्टिग्मा है, जैसे HIV के साथ होता था, लेप्रेसी के साथ होता था। मेंटल हेल्थ, मैं कह सकता हूँ डॉक्टर होने के नाते, इंडिया में एपिडेमिक है जिसको हम लोग रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, और जिस दिन ये बम फूटेगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर आदमी, हम लोग जितने लोग आप बैठे हुए हैं, सबके मेंटल प्रेशर से कोई लोग डील कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाते। वो आपके एनवायरनमेंट, आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर होता है। तो कहीं ना कहीं इसको एक कोशिश करना चाहिए कि इसको हम सेंसिबिलिटीज ला के कहीं ना कहीं इसको रैशनलाइज कर पाए। क्या बात है! सो डॉक्टर, हम एक लास्ट सवाल रह गया है, जिसमें हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी को सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है आपकी तरह, सुपर स्पेशल, तो उसके लिए उसको कौन-सा एक इम्पोर्टेंट स्किल सेट होना चाहिए, या उसको एक्वायर करना चाहिए, या उसको होन करना चाहिए? ह्यूमिलिटी। वाओ! मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान, कोई भी डॉक्टर, आप दुनिया का दिग्गज डॉक्टर ले लो, ही डज नॉट नो एवरीथिंग।
he does not know a lot. There's much more to learn. सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे अगर मेडिकल एस्पायर कर रहे हो तो उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि आपके जैसा सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने के लिए कौन सा स्किल सेट या कौन सी एक एबिलिटी या क्वालिटी अपने अंदर होनी चाहिए? देखिए, मैं इसका एक शब्द में अगर जवाब दूं तो वो है ह्यूमिलिटी। दूसरा जो शब्द है वो ये है कि आप अगर मेडिकल फील्ड में हो, आप वहाँ इसलिए हो क्योंकि आप वहाँ जाना चाहते थे। आपको एक तरह से आपका जुनून होना चाहिए। अगर आप उस एस्पायर कर रहे हो अच्छा बनने की, तो ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और कोई भी डॉक्टर हो, कितना ही बड़ा नाम हो, उसको 20% से ज़्यादा नहीं मालूम है, क्योंकि ये साइंस इतनी वास्ट है कि सब कुछ लोग समझते हैं कि हम सब जानते हैं। इसका एग्जांपल बुखार, अगर आप ये मेरे से पूछोगे कि सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ डायग्नोज करना क्या है, वो बुखार है, क्योंकि उसके 10 नहीं 100 नहीं 1000 वजह हैं, और काफ़ी बार आप कुछ भी कर लो आपको उसकी वजह नहीं पता लगती। तो इसको अगर आप एक फिलोसॉफिकल वे में लगाओ तो देयर इज दिस एक टर्मिनोलॉजी है जो डिस्क्राइब्ड है बुक्स में और जर्नल्स में। इसको हम डनिंग क्रूगर इफेक्ट बोलते हैं। ये पैराबोला ग्राफ है। उसका बेसिक निचोड़ ये है कि जो सबसे कम जानता है वो सबसे ज़्यादा बोलता है, सबसे ज़्यादा एरोगेंट होता है। जो सबसे ज़्यादा जानता है वो हमेशा चुप रहता है। तो ह्यूमिलिटी से मैंने शुरू किया था। ह्यूमिलिटी के साथ ये ह्यूमन बॉडी एक इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। एक जन्म में तो आदमी समझ नहीं पाता है, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहो कि आप उससे बेटर हो, और जो भी आप मिस्टेक्स करते हो, हम लोग सब मिस्टेक्स करते हैं, उस मिस्टेक से अगर आप सीखते हो तो वो मिस्टेक एक तरह से आपको एक गुरु की तरह वो सिखाती है। और सबसे आखिरी बात में जो मैं कहूँगा इसको एंड करने पे, कि आपको अपने मरीजों की और अपने माँ बाप और बुजुर्गों की आशीर्वाद की ज़रूरत है। हम लोग के यहाँ एक कहावत है, वी ट्राई ही डज, सो इट इज़ योर एफर्ट और गॉड्स ग्रेस। इफ यू डोंट हैव वन और द अदर, you're not going to have a good result. क्या बात है! थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर काइंड एंड such a words full of so much wisdom. Thanks a lot. This podcast was brought to you by डबल हिरन शुद्ध कच्ची घनी प्रीमियम सरसों का तेल।